Hello and welcome. Today we are going to learn two-way ANOVA. आज हम two-way ANOVA सीखेंगे. क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर two-way ANOVA टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है. two-way ANOVA क्या है? याद रखें कि two-way ANOVA को टू फैक्टर ANOVA भी कहा जाता है. बेसिकली ये एक स्टेटिस्टिकल मेथड या टेक्निक है. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम इफेक्ट देखना चाहते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का. वेरिएबल्स को हम यहाँ फैक्टर्स भी कहते हैं और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम देखते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में. याद रखें, स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमने कब टू वे ANOVA टेस्ट अप्लाई करना है. तो याद रखें, इसमें एक सिचुएशन तो ये है कि आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और याद रखें कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे. इन दोनों का हम इफेक्ट और इम्पैक्ट देखते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल में. बेसिकली इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जो मीन होता है उस मीन के डिफरेंस को कंपेयर करते हैं, जिसमें हमारे पास टू ग्रुप्स होते हैं और कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं. डेफिनेटली ये हम इसके इंटरेक्शन को देखते हैं कि जो टू वेरिएबल है इनका एक कंबाइंड इफेक्ट किस तरीके से एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रहा है. याद रखें कि टू वे ANOVA बेसिकली टी टेस्ट की एक्सटेंशन है और इसमें हम टू पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करते हैं. इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? याद रखें, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंटरेक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा है, यानी इम्पैक्ट कैसा है इनका कंबाइन. असम्पशन फॉर ANOVA. याद रखें, कुछ असम्पशन है जो इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, याद रखें कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. इसके अलावा जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो रैंडम सैम्पलिंग के तहत हो और इंडिपेंडेंट हो. इसके अलावा जितने भी ग्रुप है उनका वेरिएंस कॉमन होना चाहिए और डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं. इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर या पेपर के अंदर दिए जा सकते हैं या किस तरह की ये टेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर्स डाइट एंड एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस. आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं इफेक्ट को. किसके इफेक्ट को? यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल है, एक है डाइट और एक है एक्सरसाइज. अब इसका इम्पैक्ट हमने किस में देखना है? वेट लॉस के ऊपर. और डेफिनेटली जो डाइट है ये इंडिपेंडेंट और कैटेगोरिकल वेरिएबल है और इसकी कैटेगरी होगी एटलीस्ट कम से कम टू कैटेगरीज तो होनी चाहिए. इसके अलावा एक और आप देखिए कि इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ टीचिंग मेथड. अब टीचिंग मेथड लेक्चर मेथड भी हो सकता है, PBL मेथड हो सकता है, ये भी एक कैटेगरी है. इसके अलावा ट्रेडिशनल जो लेक्चर मेथड है आपके, उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई टीचिंग मेथड में जो ट्रेडिशनल मेथड है और इंटरेक्टिव मेथड है. अब ये दो हमारे सामने मेथड है, इनकी एक्टिविटीज़ होगी आगे डेफिनेटली दो तीन जो भी है उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के स्कोर टेस्ट पर हम देख रहे हैं. अच्छा, थर्ड में देखें इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टीचिंग अप्रोच. अब हमारे पास जो टीचिंग अप्रोचेस हैं, जो भी अप्रोचेस है जिसमें बहुत सारे इंडक्टिव स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी होती है, टीचर सेंटर्ड भी होती है. तो वो अप्रोच और फिर मोटिवेशन स्टूडेंट का जो लेवल है वो, ये दो कैटेगरिकल वेरिएबल का हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन पे कितना इम्पैक्ट है, स्टूडेंट कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं.
इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि जो टाइप ऑफ म्यूज़िक है मुख्तलिफ होते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक होते हैं, पॉप म्यूज़िक होते हैं, ये भी एक टाइप है और कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब वॉल्यूम लो और हाई, ये भी दो कैटेगरी आ गई वॉल्यूम की। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, इफ़ेक्ट है, हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट की मेमोरी परफॉर्मेंस पे क्या होता है। और ये मेमोरी परफॉर्मेंस क्या हुई आपकी, एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, इसके अलावा हम फाइंड आउट करते हैं एग्जाम्पल। आप देखें कि इफेक्ट है जेंडर का, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर ले लें, और इनकम देख लें, इसमें भी कुछ अमाउंट आ जाएगा 1 लाख या रेंज बन जाएगी 50 लाख अबव एंड बिलो। तो अब ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसका जो इम्पैक्ट है एंजाइटी पर, एंजाइटी आपका कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो कितना होता है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन से अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं। जब हम टू वे अनोवा का टेस्ट करेंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल है जिसको हम लेके सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ एज एंड जेंडर ऑन टेस्ट स्कोर। हमारे पास ये एक सिचुएशन है, एक वेरिएबल या क्वेश्चन कह लीजिए, कि जिसमें हम इफेक्ट देखना चाहते हैं एज का। अब एज यहाँ पर आगे हमने कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वो सैंपल क्या है 10 ईयर्स, 11, 12, 13 ईयर्स, ये एक कैटेगरी बन गई। तो ये इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये भी कैटेगरी है। अब इसका हमने क्या देखना है, टेस्ट स्कोर। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एज और जेंडर का इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या इंटरेक्शन है हमारे टेस्ट स्कोर पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 में नल हाइपोथेसिस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 3 तरह के हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं। पहला, हम पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एज को लेंगे, इसका हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट चेक करेंगे। उसके बाद अगले कैटेगोरिकल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेंगे और फिर दोनों को कंबाइन, इनका इंटरेक्शन चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जेंडर विल हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्कोर। उसके बाद क्या है, इसका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, जेंडर विल हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्कोर। दूसरा क्या है, एज विल हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्कोर, एज विल हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्कोर। और थर्ड हमने कंबाइन कर दिया कि एज एंड जेंडर इंटरेक्शन का मैंने बताया था कि हम दोनों के मिलाकर जो इफेक्ट को देखते हैं सिग्निफिकेंट, इसके लिए हम इंटरेक्शन वर्ड यूज करते हैं। तो age and gender interaction will have no significant effect on student score, और इसका alternative बनेगा age and gender interaction will have significant effect on students score। ये प्रोसीजर है, इसमें हम सीखते हैं कि कितने आसान तरीके से हम मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। हमारा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ एज एंड जेंडर ऑन टेस्ट स्कोर। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि एक टेबल बनाना है। टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जितने कॉलम बनाए 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा कितना है। दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक है जेंडर और एक है एज। एज में हमारे पास 4 ग्रुप हैं, 10 ईयर्स स्टूडेंट, 11 ईयर्स, 12 और 13 ईयर्स। ये हमारे पास 4 जो है वो रॉस आ चुकी हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ जेंडर है, हम देख सकते हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये 3 इसकी कैटेगरी है, लेवल है, आप समझ लें। तो 2 कैटेगरिकल वेरिएबल थे, एक जेंडर था और एक एज। अब हमने यहाँ पर जो है वो इनसे डेटा कलेक्ट किया, स्कोर हमें मिला। तो स्कोर हमारे सामने देखें 5 6 7, ये स्कोर है। ये आपको आम तौर पर या तो क्वेश्चन में मिलेगा या फिर आपने एजम्पशन की बुनियाद पर खुद ही इसकी वैल्यू पुट करनी है। कोशिश करें कि 10 से अंदर अंदर आप इसकी वैल्यू को लें। सबसे पहले क्या करना है अकॉर्डिंग टू मी, कि आपने ये जो आपको डेटा मिला हुआ है, आप फौरी तौर पर इसके ऊपर टू स्क्वायर लगाइए, ठीक है।
और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल दें। ये अब ब्रैकेट के अंदर मैंने आपने देखा है कि मैंने इन सब की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब जैसे 5 5 25 हो गया और आगे देखें 6 6 36 आ गया। इस तरीके से मैंने सब के स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, यानी जो वैल्यू है इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 5 से 6 को 6 से करेंगे तो वैल्यू आएगी, तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। पहला काम तो आपने ये करना है। और उसके बाद आप क्या करें कि ये जो जितने भी हमने इसके स्क्वायर निकाले इन सबको यहाँ पर ऐड कर लें। ठीक है, ये 2 स्टेप आपने समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर आ जाएं, सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया, इसे हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये जो वैल्यू अब आने वाली है ये बहुत जगह हम इस्तेमाल करेंगे। ये करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, आप देखते हैं 5 6 4 7, ये सारी जो वैल्यूज़ है हम इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 53। ठीक है, इन सब को हमने ऐड किया, 53 आ गया। और इसका जब हमने स्क्वायर किया यानी 53 से ही मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आ गई उसको हमने जितने भी हमारे पास ये सैंपल थी इनके, उनको नंबर ऑफ सैंपल से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 234 आ गया। तो ये करेक्शन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर यानी एस की वैल्यू निकालनी है। ये जो हमने स्क्वायर निकाला था, ये नीचे हमने एक इनकी टोटल वैल्यू दी थी। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। देखिए 126 105 और 50 को हमने ऐड किया, जो वैल्यू आ गई उसको हमने ऊपर करेक्शन फैक्टर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दिया, तो हमारे पास 47 सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्टेप्स हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिए। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसमें हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमने यहाँ से ले लिए हैं और इनको ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया। इसी तरीके से हमने उसके ऊपर भी 2 का स्क्वायर किया और सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड किससे करना है, जितने भी हमारे पास कॉलम है, 3 कॉलम है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 6 4 1 इसको ऐड किया तो 11 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से किया तो फिर डिवाइड बाय 3 तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने 4 4 6 को मल्टीप्लाई किया और इसी फार्मूले के तहत हमने ये 4 वैल्यूज़ निकाल ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन चारों वैल्यू को ऐड करने के बाद ये जो हमारी करेक्शन फैक्टर था इससे माइनस कर देंगे। आप देख सकते हैं करेक्शन फैक्टर मैंने लिखा है, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी सम आगे हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रॉ, क्योंकि ये रॉ है इसको रॉ कहते हैं, रॉ की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम की भी वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से हमने तमाम रॉ के आइटम को ऐड किया, इसके स्क्वायर निकाला, 2 के स्क्वायर यानी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, और चूंकि ये कॉलम में जो मेंबर हैं वो 4 हैं तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया, तो ये वैल्यू आपके सामने आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इन सब को हम ऐड करेंगे और फिर करेक्शन फैक्टर से सब्ट्रैक्ट माइनस करने के बाद हम फाइनल वैल्यू क्या निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई, आप देख सकते हैं कि करेक्शन फैक्टर की वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर यानी एस की वैल्यू 47 है, फिर सम ऑफ स्क्वायर कॉलम की वैल्यू मौजूद है, और फिर रॉ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब फिफ्थ स्टेप में हम एस रेजिडुअल और एरर निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रॉ, ये जो वैल्यू है इसको, और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, इन दो वैल्यू को ऐड कर देना है। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो फिर जो वैल्यू हासिल होगी उसको हमने माइनस करना है सम ऑफ स्क्वायर से। आप देख सकते हैं कि पहले हमने ये दो वैल्यू को प्लस किया, और प्लस करने के बाद याद रखिएगा ऐड करने के बाद आपने फिर
SS सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू से माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास किसी हद तक डेटा मौजूद है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 6 के ऊपर। स्टेप 6 में आप देख सकते हैं कि 2 वे अनोवा टेबल है। यहाँ पर हम इसको एनालिसिस करेंगे। देख सकते हैं कि सैंपल ऑफ वेरिएशन, सबसे पहले बिटवीन कॉलम जो वहाँ पर हेडिंग थी वो हमने डाली, बिटवीन रॉ की हेडिंग है, और रेजिडुअल और एरर ये हेडिंग मौजूद है। सबसे पहले हम सम ऑफ स्क्वायर इसकी वैल्यू उठाएंगे। पीछे के हम टेबल पे देखेंगे, देखिए हमारे पास SS रॉ की भी मौजूद है और कॉलम की मौजूद है, और हमारे पास रेजिडुअल की वैल्यू मौजूद है। हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, ये देखिए आप, हमने वहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद अगला कॉलम जो हमने बनाना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है कि सबसे पहले जो हमारा कॉलम है, कॉलम कितना है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स मौजूद हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि C से मुराद 3 कॉलम है और रॉ कितनी थी 4। ये देखिए आप 1 2 3 4। हमने क्या किया कि रॉ और कॉलम से 1 1 माइनस किया, जो वैल्यू हासिल हुई 2 और 3, ये हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद रेजिडल वैल्यू में आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम रो में से 1 1 माइनस किया और मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 6 आ गया, क्योंकि हमारे पास रो 3 थी तो 2 हो गई, और कॉलम 4 था तो 3 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 6। इसके बाद अगले कॉलम में हमने मीन स्क्वायर निकालना है MS। ठीक है, इसका तरीका क्या है कि हम सम ऑफ स्क्वायर यानी SS को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जो वैल्यू आ जाएगी हमारा मीन स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरीके से हम रॉ का भी निकालेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं रेजिडुअल वैल्यू मौजूद है, इसको भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने निकाला था उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास मीन स्क्वायर की आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है कि जो मीन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी उसको हम डिवाइड करेंगे रेजिडुअल की जो हमारे पास मीन स्क्वायर था उसी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कंप्यूटेड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से रॉ की हम मीन स्क्वायर निकालेंगे, उसको भी डिवाइड किससे करेंगे, रेजिडुअल एरर की मीन स्क्वायर से, तो हमारे पास ये दोनों कंप्यूटेड वैल्यू आ चुकी है। अब आइए हम निकालते हैं इसके लिए टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू के लिए याद रखें हमने 2 दफ़ा इसको चेक करना है, एक कॉलम का और एक रॉ का। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम डाला 2, और यहाँ 3 आ गया। अब ये 21.25 क्या है, ये बेसिकली आपका सम ऑफ स्क्वायर यानी रेजिडल वैल्यू है, जो हमने यहाँ पर 2 दफ़ा लिख ली। अब एक टेबल है F टेबल, ये आपको पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा, और इस टेबल में आपने वैल्यू को चेक करनी है। कैलकुलेटेड वैल्यू मौजूद है, हमने यहाँ पर टेबल वैल्यू देखनी है। ये देखें यहाँ एक इसकी पिक्चर है, इस तरह का F टेबल आपके पास आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे वो 2 थे, एक 2 और एक 3। दोबारा हम पीछे जाते हैं, ये देखिए, देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम थे ना 2 और 3, और उसके बाद हमारा जो अगली वैल्यू थी 21। ठीक है, तो 21 की वैल्यू आप देखें ये आ रही है, तो हमने पहली वैल्यू निकाली, तो ये कॉलम है और रो है 21 की, तो 3.47 एक वैल्यू आई है। ठीक है, और अगली वैल्यू हमारे पास आई 3.07 की। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेंशन कर दिया, देखें 3.47 हमारा कॉलम की वैल्यू है और हमारी रॉ की वैल्यू जो हमने टेबल से निकाली है। आइए अब इसको कंक्लूजन करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि द अबव टेबल शोज दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, वो क्या थी हमारे पास, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास थी 1.85, विच इज़ लेस देन द टेबल वैल्यू, जो टेबल वैल्यू थी वो 3.47 थी, और
सिग्निफिकेंस लेवल आपको मालूम है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5% है और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल वैल्यू ज़्यादा है, कंप्यूटेड वैल्यू उससे कम है। जब भी कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम हो तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि एनालिसिस शो करता है कि सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमारी जो कॉलम की थी, रॉ की थी, वो क्या थी, वो टेबल भी शो करता है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.8 थी, जो कि कम है हमारे टेबल वैल्यू से 3.7 से। सिग्निफिकेंट लेवल 5 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 था। तो ये पता चला कि हमारा कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से कम है। तो एनालिसिस हमें बताता है कि नल हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करता और इससे पता चलता है कि मीन में भी कोई डिफरेंस नहीं है और हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता। Thank you very much. Please like and subscribe and share to other students.